बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एज ऑफ जॉनसन के बारे में बात करेंगे। याद रहे, इसी एज को एज ऑफ एनलाइटमेंट भी कहते हैं और मैंने इसके बारे में पिछले लेक्चर में बात की थी कि ये एज ऑफ एनलाइटमेंट एक पूरी एक एज थी यूरोप में, जिसने बहुत सारी कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल सतहों पर चेंजिंग्स जो है वो लेकर आई। इस एज को ओवरऑल एज ऑफ एनलाइटमेंट, एज ऑफ रीजन कहा जाता है और ये 1670 रफली से स्टार्ट होती हुई 1780 तक का जो पीरियड है, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है। स्टार और इसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन इंडिपेंडेंस आ जाती है। फिर बहुत सारे फिलोसफर्स ऐसे हैं जैसे जॉन लॉक, रूसो जैसे, इमैनुअल कैंट जैसे फिलोसफर्स हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन आ जाती है। अब हम इंग्लिश एज में अगर बात करें तो इंग्लिश पीरियड में इसको डॉक्टर जॉनसन का दौर कहा जाता है, खासतौर पर 1750 से लेकर 1780 का। इस पीरियड को एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है, इस पीरियड को एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है, इस पीरियड को एज ऑफ एनलाइटनमेंट को का भी कहा जाता है, यानी सब पार्ट कहा जाता है। इस वीडियो को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, पार्ट वन में, पार्ट सेकंड में। पार्ट वन में हम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में, प्ले राइट्स के बारे में पढ़ेंगे और ओलिवर गोल्डस्मिथ और शेरिडान के बारे में पढ़ेंगे, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स और लिटरेरी फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। इसकी जो पार्ट सेकंड की जो वीडियो होगी उसमें हम इसी एज में आने वाले मशहूर बरतानवी फिलोसफर्स, इसके अलावा ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ जो पोइट्री है, उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम उस दौर के जो इम्पोर्टेंट पोइट्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा अगर आप मुझे रिटन टेस्ट या इंटरव्यू की तैयारी के लिए मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी क्लास स्टार्ट है, मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। हम मजीद हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में अब पढ़ते हैं। एज ऑफ जॉनसन को अगर हम फोकस करें तो एज ऑफ जॉनसन में हमें रीजन आता है कि किस तरीके से रीजन, ऑर्डर या रैशनैलिटी के ऊपर फोकस है। इसके साथ साथ ये क्लासिकल जो मॉडल्स हैं उनकी तरफ हमें थोड़ा सा जो है वो रुझान इसके अंदर नजर आता है, और इनलाइटमेंट और आइडियल्स जो हैं उसकी तरफ हमें रुझान नजर आता है। साइंस प्रोग्रेस या सोशल जो इम्प्रूवमेंट है उनकी, इस एज में हमें इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा हमें फोकस नजर आता है। इंडिविजुअलिज्म क्या चीज है? इनफरादी हैसियत बनिस्बत के चर्च या कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी को जो है वो अथॉरिटी समझना, बल्कि इंडिविजुअल की वैल्यू, इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है, उसकी जो फ्रीडम है, वो उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देता है। इस एज में डिडक्टिज्म और मोरालिटी की तरफ भी बहुत ज्यादा फोकस था, लिटरेरी एस्पेक्ट से, कि लिटरेचर को कैसा होना चाहिए, कैसा करना नहीं चाहिए, ठीक है, जो कि हमें बाद में नजर आता है। यहाँ पे मोरालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता रहा। इसके अलावा अगर हम एनलाइटनमेंट आइडियल्स जो देखें, हमें साइंस और प्रोग्रेस के, सोशल इंप्रूवमेंट, वो सारे हमें नजर आते हैं। यूजेस ऑफ न्यू क्लासिकल फॉर्म एंड कन्वेंशन इन पोइट्री, अगर हम उस पर देखें तो हमें हेरोइक कपलेट का, ओड का, वो हमें इस्तेमाल जो है वो काफी नजर आता है। इसके अलावा फोकस ऑन डोमेस्टिक लाइफ, अगर हम नॉवेल्स को देखें या कॉमेडीज को देखें तो डोमेस्टिक लाइफ को बहुत तरीके से जो है वो फोकस किया जाता है। तो ये तमाम इस एज के जो है वो ओवरऑल हमें फीचर जो है वो नजर आते हैं। अगर हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करें तो वो इमोशंस और हाइटेंड इमोशनल और सेंसिबल अवेयरनेस की तरफ जो है वो हमें मूव करके वो बताती हुई है। इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद उन तमाम वर्क्स जो कि अपने दौर में सेंटिमेंटल फीलिंग्स पैदा करते हैं, जैसे कि ट्रिस्ट्रम शैंडी है और हेनरी मैकेंजन का जो सेंटिमेंटल नॉवल है द मैन ऑफ फीलिंग्स, जो कि 1771 में शाया होता है, सेंटिमेंटल नॉवल। तो ये तमाम नॉवल सेंटिमेंटल एज की तरफ इशारा करते हुए दिखाई देते हैं। अगर देखें इसका ट्रेस हमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स की तरफ से भी मिल जाता है कि क्या है, किस तरीके से जो है वो एसोसिएशन पाई जाती है। अगर फैक्ट्स की तरफ देखें तो 1775 में सैमुअल जॉनसन ने अपनी 2 वॉल्यूम डिक्शनरी पब्लिश की। उसके साथ 1760-82 का जो पीरियड है, रेन ऑफ जॉर्ज द थर्ड है। अब ये ग्रैंडसन है जॉर्ज द सेकंड के, पहले इंग्लिश बॉर्न, इंग्लिश स्पीकिंग मोनार्क। इनसे पहले वाले जो थे वो जर्मन बॉर्न थे, बाद में इंग्लिश में आए। और इसके बाद अगर हम देखें इस दौर में इन्होंने अपनी कॉलोनीज को लॉस्ट किया। कौन कौन सी? एक अमेरिकन कॉलोनीज को इन्होंने बहुत बड़ी कॉलोनी खोई अपनी। इसके साथ साथ इन्होंने ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा भी किया इस पीरियड के दौरान, यानी सेटलमेंट का आगाज किया। 1760 से 1795 के दौरान ग्रामर का पीरियड काफी मशहूर था। इस दौर में बहुत सारी मशहूर ग्रामेरियन, जॉन प्रेस्ले, रॉबर्ट लोथ, जेम्स जनान, जॉन एश, थॉमस शेरिडान वगैरह शामिल है। आपको इनके नाम रखने की जरूरत, याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यू मस्ट हैव बेसिक नॉलेज दैट दिस एज वाज आल्सो पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव नोशंस ऑफ ग्रामर।
अगर हम मजीद आगे चलें तो 1762 में रॉबर्ट लॉ जो है वो इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर शाया करते हैं। उसके बाद 1776 डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो साइन होता है। ये डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत सारे जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के जो रुकन थे जिन्होंने बरतानिया से आजादी चाही, उन्होंने इस पर दस्तखत किया और आखिरकार इसको 4 जुलाई और 1776 को अडॉप्ट कर लिया गया। याद रहे 4 जुलाई बरतानिया में इस वक्त आजादी का दिन मनाया जाता है। ये जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है ये थॉमस जेफरसन ने लिखा था। और इसमें इसके बाद बरतानिया को बाकायदा तौर पर अमेरिका को आजाद जो है मुल्क जो है वो तस्लीम किया गया, तस्वुर किया गया और कहा कि अमेरिका जो है वो आजाद एक मुल्क है। 1770 में जॉर्ज कैंपेल जो है वो अपनी फिलोसफी ऑफ रेटोरिक को पब्लिक करते हैं। अगर हम देखें 1779 में तो पहला एक आयरन ब्रिज दुनिया में तामीर होता है रिवर सेवरन में बरतानिया में। तो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ हमें नजारा पेश होता है। आपके सामने डायग्राम है। आज ये वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो साइट है अपनी इंपॉर्टेंस की वजह से। 1783 में नो वेबस्टर जो है अमेरिकन स्पेलिंग बुक जो है वो पब्लिश करते हैं। ये वही वेबस्टर डिक्शनरी है जो आप वेबसाइट्स पे आजकल देखते हैं। इसकी जो जदीद फॉर्म है वो 1828 के करीब जो है वो शाया होती है डिक्शनरी की। 1785 में डेली यूनिवर्सल रजिस्टर जो है, जो कि द टाइम्स का नाम रख के 1788 में शुरू होता है, वो पब्लिकेशन उसकी भी शुरू होती है। 1788 में पहली सेटलमेंट ऑस्ट्रेलिया में शुरू होती है जिसको कहते हैं प्रेजेंट डे सिडनी। अब ये जो सेटलमेंट हुई थी इसमें ज्यादातर मुजरिम थे जिनको सजा के तौर पर भेजा गया। 850 के करीब मुजरिम थे, नेवी के ऑफिसर्स थे, और इनको ट्रांसपोर्ट शिप के जरिए जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भेजा भेजा गया। तो आपको इन लोगों की तादाद याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये 1780 में एक सेटलमेंट का आगाज होता है बताएं। अगर हम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में बात करें तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन 1709 में पैदा होते हैं और इसके अलावा लेक्सिकोग्राफर यानी डिक्शनरी डेवलप करने वाले क्रिटिक और डिक्शनरी के हवाले से बहुत मशहूर है। इस एज को एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं। ट्रांजिशन से मुराद ये है कि इस ट्रांजिशन के पीरियड में हमें नजर आता है कि किस तरीके से न्यू क्लासिकल पीरियड और न्यू क्लासिकल पीरियड के साथ जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आता है लिटरेरी स्टाइल में। वो इमोशन से बात चलते चलते अब वो चलती है इमेजिनेटिव स्टाइल की तरफ, और हमें इसके बाद प्री रोमांटिक्स का पीरियड भी हमें नजर आता है जिसमें अगर हम इंक्लूड करना चाहें तो थॉमस चैटरटन को भी पहला पॉइंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो इस पीरियड के अंदर आता है तो हमने इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है इसको सेकंड वीडियो में। इसके बाद अगर हम देखें तो विलियम ब्लैक जैसे पोइट जो हैं वो भी हमें नजर आते हैं इस प्री रोमांटिक पीरियड के बाद 1780 से ऑनवर्ड। तो ये ट्रांजिटरी एक पीरियड नजर आता है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द इमोशनल वैल्यूज टू द इमेजिनेटिव वैल्यूज। इसके साथ साथ इस दौर में हमें जो कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म है और ये भी नजर आता है खास तौर पर इस ट्रांजिटरी पीरियड के दौरान। अगर हम देखें जॉनसन रिच पीरियड में पैदा हुए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अटेंड की, लेकिन डिग्री के बगैर छोड़ दी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से। जर्नलिस्ट राइटर के तौर पे काम किया, प्रोमिनेंट फिगर बनकर सामने आए। इनकी जो मशहूर काम है वो डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। 1755 में शाया होती है। तकरीबन 8 या 9 साल की मेहनत के बाद ये किताब शाया होती है। 6 असिस्टेंट्स इनके साथ काम करते हैं। 42,000 के करीब जो है वर्ड्स हैं उनमें इंक्लूड है। लाइव्स ऑफ पोइट इन्होंने शाया की, जो कि जिसमें मिल्टन, ड्राइडन और पोप जैसे शोरा को जायजा लिया गया। जॉनसन डिवोट क्रिश्चियन थे और वो डिडक्टिक वैल्यू के हवाले से जाने जाते थे कि किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। जैसे कि शेक्सपियर का उन्होंने फॉल्ट ये निकाला कि शेक्सपियर जो है वो जो है मॉरली टीचिंग नहीं करते। तो बहुत सारी बीमारियों का शिकार रहे, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और हेल्थ के इश्यूज की वजह से ये 1784 में इनकी डेथ हो जाती है। अगर हम इनके डिफरेंट राइटर्स के बारे में व्यूज पढ़ें तो विलियम शेक्सपियर को वो तारीफ करते हैं उनकी एक्यूरेसी और इंसाइट की वजह से। उनको उनके प्ले को लैक ऑफ कोहेरेंस और देयर रिलायंस ऑन मेलोड्रामा की वजह से वो नापसंद भी करते हैं। जॉन मिल्टन को उनकी एपिक पोइम को, पैराडाइज लॉस्ट को प्रेज करते हैं, लेकिन और भी इनके जो पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स हैं उनको वो क्रिटिसाइज करते हैं। मिल्टन का प्रो स्टाइल वो ऑर्डिनेट और आर्टिफिशियल कहते हैं, और इन्होंने बहुत ज्यादा जो फॉल्ट है वो लिसिनेस जो है उसमें पाया कि ऑब्सक्यूरिटी या लैक ऑफ कोहेरेंस। इसके अलावा अलेक्जेंडर पोप की बहुत तारीफ करते थे, और फर्स्ट ऑफ ग्रेट अगस्टन जो है राइटर, इनको कहा कहा इन्होंने पोप की जो विट है, जो स्किलफुल यूज ऑफ राइम है, मीटर है, उसको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेस किया। इसके साथ साथ अगर इस दौर में अगर हम बात करें तो
उस दौर के हवाले से बहुत सारे जो क्रिटिक्स थे उन्होंने पोप को क्रिटिसाइज भी किया। जैसे सीडो क्लासिक का लफ्ज हम अक्सर सुनते हैं, तो सीडो क्लासिक का लफ्ज हमें एक इंग्लिश पेंटर और राइटर जोशुआ रेनल्ड्स के साथ एसोसिएशन के साथ मिलता है। जोशुआ रेनल्ड जो है वो एक इंटेलेक्चुअल और एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ था, उस ग्रुप का नाम था सिर्फ क्लब। और उस क्लब में जॉनसन, एडमंड बर्ग और बहुत सारे और भी राइटर शामिल थे। तो इनके मुताबिक कि ये जो स्लेविश इमिटेशन है क्लासिकल राइटर की, ये इसके अंदर वो वैल्यू या वो ब्रॉडर टच नहीं है क्लासिकल मॉडल्स का, दैट में इम्बॉडी द ट्रू टच ऑफ क्लासिकल वैल्यू। तो इन्होंने इसको सीडो क्लासिक का एक दर्जा दिया बहुत सारे ट्रेंड्स को। पर्टिकुलरली इसमें अलेक्जेंडर पोप शामिल नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट के तौर पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये दर्जा दिया, खासतौर पर वेस्टर्न राइटर्स को। मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की मिक्स फीलिंग है। वो इसको डिफाइन करते हैं कि टू हेट्रोजेनियस आइडियाज फोर्सफुली योक्ड टुगेदर। तो ये डेफिनेशन उनकी बताते हैं। तो ये प्रेज कर रहे हैं या वो तारीफ कर रहे हैं, ये बहुत सारे राइटर्स इस बारे में इनको मिक्स फीलिंग्स कहते हैं अनकन्वेंशनल स्टाइल के हवाले से। एक वजह जगह पर वो इनको इनके एलैबोरेट कंसीट्स और इमेजरी की वजह से ये भी कहते हैं कि डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना। और फिर ये कहते हैं कि बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल है, इसमें इमोशनल डेप्थ कोई नहीं है किसी भी तरीके से। तो ये हमें एक क्रिटिसिज्म नजर आता है मेटाफिजिकल पोइट्स पर। डॉक्टर जॉनसन के कामों पे अगर हम नजर डालें तो जेंटलमैन मैगजीन 1738 से लेकर 1744 तक शाया होता है। इस मैगजीन को उन्होंने स्टार्ट किया और इसमें ऐसे पोइट्री और रिव्यूज वगैरह शामिल होते थे। इसके अलावा एक पोइम लंदन, अ पोइम इन इमिटेशन ऑफ द थर्ड सिटायर ऑफ जर्मिनल, ये एक पहला मेजर पब्लिश्ड वर्क था। एक सिटारिकल पोइम थी जो कि लंदन को क्रिटिसाइज करती है इसकी सोशल वॉइसेस को। वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस 1749 में शाया होने वाली ये एक बहुत लंबी डिडक्टिव पोइम है, यानी जिसमें कोई इस्लाह की जा रही है। इट इज मॉडल्ड ऑन द 10th satire ऑफ द रोमन पोइट जुवेनल। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन डिजायर्स एंड एम्बिशंस। के बाद अगर हम मजीद देखें तो जॉनसन के कामों को द रैम्बलर, अब ये एक कह लें कि एक ऐसा मैगजीन था, सीरीज ऑफ ऐसे थे। इसमें इन्होंने 208 के करीब जो है वो ऐसे शाया किए ट्वाइस अ वीक इन न्यूज़पेपर। और तो ये ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स में लिटरेचर, मोरालिटी और सोसाइटी पे शाया होते हैं। अब रैम्बलर और आइडलर, ये आपने फर्क देखना है कि रैम्बलर में 208 ऐसे थे, पब्लिकेशन डेट चेक कर लें, आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना आइडलर के साथ। इस दौरान में डिक्शनरी शाया करते हैं, तो मैं पहले बता चुका हूँ 42,700 प्लस एंट्रीज थी उनके अंदर। और उसके बाद आइडलर 1758 से लेकर 1760 के पीरियड में एक शाया होता है एक न्यूज़पेपर के अंदर। इनके ऐसे शाया होते हैं 103 ऐसे इसके अंदर शामिल हैं। तो इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स लिटरेचर, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, मोरालिटी के ऊपर डिस्कशन जो है वो की जाती है। अगर हम डॉक्टर जॉनसन के कामों पर नजर दौड़ाएं मजीद, तो रसेल्स प्रिंस ऑफ एबिसिनिया एक फिलोसफिकल नॉवल है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, जिसमें एक यंग प्रिंस की कहानी सुनाई जाती है who sets out to discover the meaning of life. It is considered one of Johnson's most significant works. के बाद अगर हम प्रीफेस टू विलियम शेक्सपियर, एक उनका देखिए जिसमें उन्होंने प्रीफेस लिखी विलियम शेक्सपियर के वर्क्स की, एक ड्रामेटिक एक इनके साथ इन एडिट एक कोलैबोरेशन करके उन्होंने ये वर्क शाया किया जिसमें जॉर्ज स्टीवंस भी शामिल हैं। तो इसमें वो विलियम शेक्सपियर के बारे में कहते हैं कि उन्होंने अरिस्टोटेलियन मॉडल की जो यूनिटीज है वो निगलेक्ट की, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, लेकिन यूनिटी ऑफ एक्शन को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया। के साथ साथ जॉनसन विलियम शेक्सपियर की तारीफ करते हुए नजर आते हैं कि वो पहले राइटर हैं जिन्होंने पैटर्न की तलाश नहीं की, बल्कि सारी की सारी आमदनी उनकी अपनी ही कमाई से थी। तो लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट पोइट के ऊपर बात करें तो 1779 से लेकर 1781 का जो पीरियड है, इसमें इन्होंने लाइव ऑफ मोस्ट एमिनेंट पोइट जो है वो लिखी। कलेक्शन ऑफ बायोग्राफीज थी मेजर इंग्लिश पोइट्स की, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखी। तो इसमें शॉर्ट बायोग्राफी थी 52 पोइट से, और ये बाय डेट ऑफ डेथ जो है वो अरेंज की गई थी, जिसमें जॉफरी चासर के साथ आगाज होता है और इस तरीके से बात होती है। ऑलिवर गोल्डस्मिथ की अगर हम बात करें एज ऑफ जॉनसन में, ऑलिवर गोल्डस्मिथ 1728 से लेकर 1774 का पीरियड है। नॉवेलिस्ट, पोइट के हवाले से और प्ले राइट के हवाले से मशहूर है। आयरलैंड में इनकी पैदाइश होती है और डिग्री के बगैर इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज छोड़ दिया। मेडिसिन पढ़ी ईडन ड्रामे, लेकिन फिर भी डिग्री कंप्लीट ना की, ट्यूटर के तौर पर काम किया। इसके अलावा इनका पहला जो लिटरेरी वर्क है इंक्वायरी इनटू द प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोलाइट लर्निंग इन यूरोप 1759 में जो है ये शाया होता है। इसके बाद अगर हम देखें कि इन्होंने
सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जो है वो मजमून लिखे, और चाइनीज मैन ऑफ लेटर के नाम से ये इनका स्टूडेंट होता है। इसके अलावा द बी मैगजीन भी इन्होंने लिखा। इन्होंने पोशर के तौर पर काम किया हिसाब किताब रखने के लिए बोर्डिंग स्कूल में। फिर इसके अलावा हैक राइटर के तौर पर भी काम किया। हैक राइटर वो बंदा होता है जिसको आप पैसे दे के आप अपने भी लिखवा सकते हैं, यानी एक जो है ना वो आप कह सकते हैं पेजोरेटिव टर्म है, डेरोगेटरी टर्म है ऐसे राइटर के लिए जिसकी अपनी कोई वैल्यू ना हो, लेकिन वो पैसों के लिए छोटे मोटे मैगजीन, ऐसे या रिव्यूज वगैरह लिखे, जिसको आप कंटेंट राइटर कह सकते हैं आजकल के दौर में, दैट वर्क्स ऑन समवन एल्स बिहाफ इन फॉर द सेक ऑफ मनी और फाइनेंशियल सपोर्ट। became friends with Samuel Johnson and was a member of a literary club। ठीक है, और सैमुअल जॉनसन के साथ उनकी दोस्ती रही और एक लिटरेरी क्लब के मेंबर थे। और इसके साथ साथ 1774 में इनकी डेथ होती है 45 ईयर की एज में। ओलिवर गोल्डस्मिथ के इंपॉर्टेंट वर्क में सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड है, एक सीरीज ऑफ ऐसे है जिसमें वो सेटारिकल कमेंट्री जो है वो पेश करता है इंग्लिश मैनर्स एंड कस्टम्स की। द विकर ऑफ वेकफील्ड 1766 में शाया होने वाला ये नावल एक सेंटिमेंटल और कॉमिक टेल है, एक शख्स की मिसफॉर्चून्स की और उसकी फैमिली की। तो ये एक इंपॉर्टेंट और पॉपुलर वर्क है। डिजर्टेड विलेज। डिजर्टेड विलेज अगर हम बात करें तो ये एक लॉन्ग पोइम है, नॉस्टैल्जिक और एलिजाइक डिपिक्शन है रूरल विलेज की, और कि किस तरीके से जो है ये तबाह हो गया और इसने मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है वो फेस की। तो ये एक लॉन्ग पोइम। शी स्टूप्स टू कंकर 1773 में शाया होने वाला ये प्ले एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स फोकस करता है जॉनरा को, और अपर क्लास की जो वैल्यूज हैं उनको जो है वो क्रिटिसाइज करता है। याद रखिए उस दौर में जितने भी प्ले लिखे जाते रहे खासतौर पर सैटारिकल और सेंटिमेंटल, इन सब का जो फोकस होता था वो ये होता था कि किस तरीके से अपर क्लास जो है उनका क्रिटिसाइज किया जाए, उनकी फॉलीज को, उनकी एक्टिविटीज को जो है वो डिपिक्ट किया जाए, दिखाया जाए। तो ये चीजें हमें जो है वो तमाम नजर आती हैं। इसके बाद अगर हम रिचर्ड ब्रिंसले शेरडॉन के बारे में बात करें तो बायोग्राफिकल स्केच के बारे में, प्ले राइट पॉलिटिशियन, डबलिन में पैदा होते हैं, लंदन में मूव कर जाते हैं, अपने विट और चार्म के हवाले से बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा प्रोमिनेंट फिगर रहे बरतानिया में और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी सर्व किए इन्होंने। वोकल ओपोनेंट थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के और नेपोलियन के खिलाफ जंग में इन्होंने सपोर्ट किया। सपोर्ट मुराद ये कि दो तरह की सपोर्ट होती है, फिजिकल सपोर्ट जाके इनरोल कर लेना और थ्रू राइटिंग्स, थ्रू सिटारिकल वर्क्स करना। तो 1816 में इनकी डेथ होती है, व्हेन वेस्टमिनिस्टर एबे में इनको जो है वो बरी किया जाता है। इनके वर्क्स में द राइवल मशहूर है, एक फार्सिकल कॉमेडी ऑफ मैनर है जो कि अपर क्लास की एक्टिविटीज प्रिटेंशंस उनको जो है वो मॉक करता है, पर्टिकुलरली इन कंटेक्स्ट ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप। सेंट पैट्रिक डे और द स्कीमिंग लेफ्टिनेंट फौज के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर, उनकी डिसेप्शन और ट्रिकरी के ऊपर एक ये प्ले है। एक ओपरा है इनकी, कॉमिक ओपरा, जिन्होंने इनको बहुत ही इस्टेब्लिश्ड किस्म का एक प्रोमिनेंट फिगर इस्टेब्लिश किया उस दौर में। ये भी इन्होंने लिखा, द कॉमिक एपरा, इसका नाम है डोएना, 1775 में शाया होता है। स्कूल ऑफ स्कैंडल 1777 में ये प्ले पब्लिश होता है। ये मास्टरपीस समझा जाता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है जो कि हिपोक्रेसी, गॉसिप, सोशल इश्यूज, अपर क्लास की प्रॉब्लम्स उनको क्रिटिसाइज करता है, उनको सेटराइज करता है, और उनका जो है हमें मजाक नजर आता है इस जो है प्ले के अंदर। के साथ ही हमारा ये आज का वीडियो लेक्चर अख्ताम पजीर होता है। हमारी दूसरी जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इंपॉर्टेंट जो पोइट्स हैं इस एज में आने वाले, जिसमें ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री के पोइट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इस एज में जो फिलोसफर्स आए हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल वर्क लिखा, डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ, एडमंड बर्ग, एडवर्ड गिबन वगैरह शामिल हैं। तो उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम उन ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ जो पोइट हैं और फिलोसफर्स हैं इनके साथ साथ हम जो है वो इस दौर में फोर व्हील्स ऑफ नॉवल जो डॉक्टर जॉनसन ने टर्म कॉइन की कि नॉवेल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और हम इम्पोर्टेंट जो नॉवलिस्ट हैं टोबायस मालिट और इसके अलावा लॉरेंस स्टर्न, उनके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहता हूँ आपसे, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा